नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, परीक्षा मंथन का पार्ट नंबर 8 है। 7 पार्ट इससे पहले हम कर चुके हैं और ये लक्ष्य जो 2017 की मैगजीन आई थी उसको हम पूरा देख रहे हैं और ये पूरे हम लोग पूरी मैगजीन का समरी करेंगे। इसमें राजकुमार जी के नोट्स हैं, ये 8वां पार्ट है इसमें। ठीक है, 7 पार्ट तक हम लोग देख चुके थे। इसमें देखा था 7वें पार्ट में कि इसरो ने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा था और एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था। उसके बाद अगर आप आगे चलें इसमें, और देखिए ये जरूर याद रखिएगा इसमें कि PSLV C-37 से छोड़ा गया था ये यान, और इसमें एक उड़ान में 104 एक साथ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। दूसरी बात ये कि इसमें 104 में से 3 इंडियन थे। 3 इंडियन में से एक था कार्टोसैट 2 और एक था INS-1A और एक INS-1B था ये। उसके बाद ये 101 फॉरेन के सैटेलाइट थे और इनमें सबसे ज़्यादा थे USA से, अमेरिका से 96 और एक एक था नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और UAE से। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। बाकी इसमें और बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें भी जो अभी और भी अंतरिक्ष वाली न्यूज़ है, इसमें इतनी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताऊँगा। PSLV C-35 इसरो ने एक मिशन छोड़ा था जिसमें 2-in-1 मिशन जिसको बोला गया, यानी कि एक ही इसमें उड़ान में 2 ऑर्बिट में सेट कर दिए गए ये सैटेलाइट। जनरली एक ही ऑर्बिट में सेट किया जाता है, लेकिन 2-in-1 बोला गया। 2 मतलब 2 ऑर्बिट में एक साथ छोड़ेगा ये, एक साथ ये करेगा, ये एक साथ प्रक्षेपित हो गए ये। तो ये जो होगा था 26 सितंबर को PSLV C-35 से। 2-in-1 का मतलब समझिए, मतलब एक ही बार में 2 ऑर्बिट में ये सेट कर दिए गए। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इसरो द्वारा इस मिशन में पहली बार मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और इसमें 2 अलग अलग कक्षाओं में प्रक्षेपण किया गया। और ये अगर आप देखें, इसरो का सबसे लंबा और सर्वाधिक जटिल मिशन था ये। और इसमें एक साथ 8 उपग्रह छोड़े गए थे। 8 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। 3 भारतीय थे इसमें, 3 अल्जीरिया के, एक अमेरिका और एक कनाडा का। नेक्स्ट है इसमें, देखिए, स्वदेशी स्क्रैम जेट इंजन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया गया था। देखिए, स्क्रैम जेट का सबसे पहले तो मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें जो ऑक्सीजन होती है, देखिए हाइड्रोजन तो स्क्रैम जेट इंजन में से मिल जाता है, ये इसमें होता है प्रोविज़न हाइड्रोजन ईंधन के लिए। लेकिन जो इसमें ऑक्सीजन होता है ये एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं ये लोग। तो इसमें ऑक्सीजन जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है ये सेटेलाइट, तो ये ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्क्रैम जेट का यही मतलब है। और जो ऑक्सीजन है जो कंबस्चन के लिए ज़रूरी होता है, तो वो ये एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि वेट रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, जितना कम से कम वेट रहेगा सेटेलाइट का, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इक्विपमेंट्स वाली चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल, उसको और ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं टेक्नोलॉजिकली। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ यंत्र होते हैं, कुछ सेंसर होते हैं, उसको भेज सकते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज़ नहीं होता है। तो वेट रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेटेलाइट में। स्क्रैम जेट उसी पे बेस्ड है ये, और इसी का ये प्रदर्शन हुआ था सतीश धवन हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। तो ये स्क्रैम जेट क्या है, अगर आप हिंदी में समझें तो इसरो द्वारा विकसित स्क्रैम जेट इंजन हाइड्रोजन ईंधन के रूप में तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करता है। देखिए, कॉम्बस्चन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो हाइड्रोजन तो इसमें रहता है, ये ऑक्सीजन ले लेता है एटमॉस्फेयर में। और ये बेसिकली जो इंडिया में जैसे रीयूजेबल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, इसके लिए डेवलप कर रहे हैं ये। इसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट है, कुछ विदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक इसमें प्रोग्राम है, अगर आप इसको याद रखें, एक न्यू फ्रंटियर मिशन है जिसमें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है ये। और इसके 3 जो हैं मेन इसके जो कंपोनेंट है, एक है जूनो। जूनो किसके लिए भेजा गया है? जूनो भेजा गया है जुपिटर ग्रह के लिए, यानी कि बृहस्पति के लिए। एक है इसमें न्यू हॉरिजन्स जो कि प्लूटो के लिए भेजा गया है। तो दोनों का आप नाम याद रखिए। जो मैच द फॉलोइंग है ये इसमें आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो ये जो है ये न्यू फ्रंटियर मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है ये नासा का। एक है इसका जूनो, और ये बृहस्पति यानी कि जुपिटर के लिए भेजा गया है। और इसी में ये देखिए न्यूज़ है इसमें। तीसरा वाला भी मैं बताऊंगा। एक है इसमें न्यू ओरिजिन प्लूटो के लिए। एक है ओरी 6 करके, वो आगे आएगा उसमें तब बताएंगे। तो इसमें ये जो जूनो है ये बृहस्पति की कक्षा में ये प्रवेश किया। इसकी प्रथम फ्लाई बाई थी, कि मतलब इसका ये हुआ कि ये उस टाइम पे सबसे निकट से गुजरा था ये।
तो ये यही इसका मतलब है। देखिए ये फ्लाई बाई का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक आंकड़े, वैज्ञानिक जो साइंटिफिक डेटा होता है उसके लिए किसी ग्रह या सैटेलाइट के निकट से गुजरना, ये फ्लाई बाई होता है। तो पहला फ्लाई बाई इसने 2016 में पूरा कर लिया, और फरवरी 2018 तक, जब तक ये अपनी मिशन को पूरा करेगा तब तक 35 बार और ये जुपिटर के निकट से गुजरेगा। ये जूनो ये सौर ऊर्जा चलित है, ये मतलब सोलर एनर्जी बेस्ड है। ज़्यादातर सैटेलाइट जो वहाँ पे स्पेस में जाते हैं तो उनको सोलर एनर्जी बेस्ड जो कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो जितना भी आप फ्यूल भेज दो वो ख़त्म हो ही जाएगा स्पेस के लिए। वो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, फिर वो और भी कई सारी फोर्सेस का यूज़ करते हैं, वो इतना यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसके। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें मेन चीज़ इसमें जो मैच द फॉलोइंग के लिए जरूरी है कि न्यू फ्रंटियर मिशन ये किसका है, नासा का है। इसके 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। जूनो है जुपिटर के लिए या फिर बृहस्पति के लिए, और ये है सोलर एनर्जी बेस्ड, और दूसरा है न्यू हॉरिजन्स, ये प्लूटो के लिए। उसके बाद और ये देखिए जूनो का नामकरण किसके लिए किया गया, रोम की देवी जुपिटर हैं ये, उनके नाम पे रखा गया है जूनो। जूनो फॉर जुपिटर जे है दोनों में, तो ये कॉमन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी का पृथ्वी सदस्य गए। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के निकट सबसे ज़्यादा ये नियरेस्ट स्टार है ये, अगर आप देखें इसमें। और इसमें अगर देखें तो इसमें एक क्या हुआ है कि 24 अगस्त को ये जो ये सूर्य का जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार है, इसकी परिक्रमा करने वाले एक मतलब पृथ्वी के समान ग्रह का एक पुष्टि किया गया है इसमें। और इस ग्रह को बोला गया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी या फिर प्रॉक्सिमा 6 इसका नाम दिया गया है। और ये रेड डॉर्फ स्टार उसके वास योग्य है ये। और ये अगर आप देखें तो ये अर्थ से करीबन 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। और ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं एक्चुअली। फिर अगर देखें विश्व का प्रथम क्वांटम संचार प्रणाली, मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट बना है वो बना है चाइना का मोजी, चीन ने किया है इसको। विश्व का प्रथम क्वांटम संचार प्रणाली, वर्ल्ड की फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन जो ये टेक्निक बनाई है, इसका ये पूरा नाम क्या है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस, चाइना ने किया है देखिए। और इसका नाम रखा गया है मिसियस या मोजी। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी चाइना ने बनाया है। वर्ल्ड की जो फर्स्ट कॉस्मिक रेज की जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी वो भी चाइना ने बनाई है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट जो मतलब लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है वो भी चाइना ने बनाया है। उसका नाम है फास्ट, तब 500 मीटर है वो, तो इसीलिए उसका नाम है फास्ट। अभी बताऊंगा मैं उसमें आगे। ये जो मैं बता रहा था आपको लिहासो करके है, LHAASO, यानी कि इसका नाम है लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शॉवर ऑब्जर्वेटरी। ये चाइना ने डेवलप की है, मतलब ये अभी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, 2021 तक पूरी हो जाएगी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी है ये। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी भी चाइना में है, वर्ल्ड की जो पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो भी चाइना में है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है वो भी चाइना में है। तो अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड का जो ये लार्जेस्ट ये अगर आप इसमें देखें तो ये जो सबसे बृहद वेधशाला है जो कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी है, ये 2017 से स्टार्ट हुई, 2021 तक बनेगी। इसका नाम है लासो, लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शॉवर ऑब्जर्वेटरी। और इसमें क्या है, ये चीन मतलब अंतरिक्ष यानी कि यूनिवर्स में से जो पृथ्वी पर आने वाली कई सारी कॉस्मिक रेज हैं उनके ऊपर अध्ययन कर रहा है। सिचुआन प्रांत में बनाई जा रही है। और लोहासो में पहली बार मानव द्वारा उच्चतम ऊर्जा वाली गामा किरणों के बारे में भी, तो इसमें गामा रेज का भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, कॉस्मिक रे का भी किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मंगल जैसी जो परिस्थिति में आलू का उत्पादन किया गया। देखिए ये पेरू में किया गया है। पेरू में ये बोला था कि जैसे एक जगह है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइएस्ट है, वहाँ पे पूरे साल में सिर्फ 1 mm वहाँ पे बारिश होती है। तो वहाँ पे जो वहाँ की सॉइल है या जो वहाँ की मिट्टी है वहाँ पे मंगल जैसी परिस्थिति के आधार है, मतलब जो मार्स में अगर आप देखें तो वहाँ की जो रेड सॉइल है उसके हिसाब से जो पेरू में ये जो यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, तो इसीलिए पेरू में जो लाल मिट्टी है वो उसी के एकदम पैरेलल है, इसीलिए पेरू में एक्सपेरिमेंट किया गया ये। और इसमें ये आलू उगाया गया और इसको बोला गया सुपर पोटैटो।
तो ये आप देख सकते हैं, ये पेरू में उगाया गया क्योंकि यहाँ पे ड्राइस्ट कंडीशन है। पेरू के दक्षिणी तट पर स्थित है ये पंपास। यहाँ पे मिट्टी जो है ये मतलब सॉइल लाल ग्रे जैसी है, काफ़ी ज़्यादा हाई सैलिनिटी वाली, इसलिए यहाँ पे किया गया ये। नेक्स्ट है इसमें ब्राउन ड्वार्फ, ये ग्रहों एवं तारों के बीच की कड़ी है। मतलब ये है कि इसका एक पता लगाया गया है नासा ने, ये प्लैनेट से तो बड़ा है लेकिन स्टार से छोटा है, तो इसीलिए इसको ग्रहों और तारों के बीच की कड़ी मान रहे हैं। ये नासा की 2 दूरबीन है, स्पिट्जर और स्विफ्ट, उन्होंने इसका पता लगाया है। और ब्राउन ड्वार्फ का जो वजन है बृहस्पति ग्रह से करीबन जुपिटर से मतलब 80 गुना से ज़्यादा है ये। नेक्स्ट है इसमें जो मैं बता रहा था अभी आपको कि नासा का एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है, अभी अभी मैंने बताया आपको, जूनो है, उसमें जूनो जुपिटर के लिए है। न्यू हॉरिजन्स है ये, देखिए ये यहाँ पे मैंने बताया था न्यू फ्रंटियर मिशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है, वही मैं तीसरा बताया था, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए एक हो गया जूनो जुपिटर के लिए, एक हो गया न्यू हॉरिजन प्लूटो के लिए, और तीसरा वाला क्या है, ओसिरिस रेक्स करके नाम इसका। और ये किस लिए है, ये है बेनू नाम के क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है एस्टेरॉइड का अध्ययन करने के लिए। तो तीनों आप याद रखिएगा, पहला वाला है जूनो जुपिटर के लिए, न्यू हॉरिजन है प्लूटो के लिए, और ओसिरिस रेक्स करके है ये बेनो एस्टेरॉइड का पता लगाने के लिए, उसकी स्टडी के लिए। तीनों नासा का जो मिशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला, जिसका नाम है ये न्यू फ्रंटियर मिशन, उसके पार्ट हैं। ये तीनों मैच द फॉलोइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये बना रहा है नासा। ये नासा जो हबल टेलीस्कोप है वो भी नासा ने बनाया था, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो, ये इस हबल जो टेलीस्कोप है उससे भी इवन 100 टाइम्स बेटर है, 100 टाइम्स मोर ज़्यादा पावरफुल है इसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसको बनाने में नासा ने भी मदद की है, नासा प्लस यूरोपियन एजेंसी प्लस कनाडा की भी, तीनों ने मिल के बनाया, एक तरह से 20 साल लगे हैं इसमें। तो ये अब इसको रिप्लेस करेगा हबल टेलीस्कोप को। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 100 टाइम्स बेटर है इनसे, 100 टाइम्स इसमें ये ज़्यादा शक्तिशाली है, और इसका नाम जेम्स वेब के नाम पर रखा गया, नासा के वैज्ञानिक थे वो। और इसको अक्टूबर 2018 में अगर आप देखें तो फ्रेंच गुयाना से जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वहाँ से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। और देखिए हबल टेलीस्कोप अभी उसको रिप्लेस कर देगा जो कि 26 सालों से कार्यरत है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि इसमें जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये भी मेन नासा ने बनाया है, हबल टेलीस्कोप भी नासा का ही था। और ये बेसिकली जो मिल्की वे हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब का पता लगाने में सक्षम है, जिनका जो इनका निर्माण हुआ था ये जब यूनिवर्स बन रहा था उसकी प्राइमरी स्टेज में हुआ था। ये कुछ लास्ट में और फैक्ट दिए हुए हैं। इसरो और जाक्सा यानी कि जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में सहयोग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लांगटांग करके एक है ये मंगल ग्रह का क्रेटर है ये लांगटांग, एक ये नेपाल का प्रसिद्ध ये फेमस ट्रैकिंग स्थल है, उसके नाम पे किया गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। गिरी है, ये गिरी का मतलब है गडंकी आयोनोस्फीयर रेडार इंटरफेरोमीटर, ये है इंपॉर्टेंट। ये इसरो ने जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है ये अगर आप देखें राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला में, उसमें अंतरिक्ष शोध के उद्देश्य से गिरी की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नासा के 2 ये साइकी और लूसी अगर आप देखें इसमें तो ये सैटेलाइट थे, दूरबीन थी, और इन्होंने प्रारंभिक सौर प्रणाली का अन्वेषण करने के लिए, मतलब एक्सप्लोरेशन करने के लिए 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है इसमें डिमाइट, ये मंगल ग्रह पे एक सिलिका खनिज मिली है, नासा ने खोजा है इसको, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, वियतनाम में इसरो का केंद्र स्थापित किया गया। फिर एक है एस्टेरॉयड रिडायरेक्ट मिशन, ये नासा ने मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर ये भविष्य में जो लोग ये ह्यूमन यात्राएं होंगी उसके लिए किया है ये। नेक्स्ट है इसमें टैनसेट उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना का है ये, और ये जो ग्लोबल कार्बन इमिशन होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए किया गया, यानी कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को मॉनिटर करने के लिए चाइना का ये सैटेलाइट है, टैनसेट सैटेलाइट। और ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला चाइना तीसरा देश बन गया जापान और यूएसए के बाद। कार्बन इमिशन को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट छोड़ा टैनसेट चाइना ने, ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में है, इसमें चांद पर खनन की तैयारी हो रही है, माइनिंग करेंगे जाके। और अमेरिका की कई सारी जो खनन कंपनियां चांद पर
कई सारे जो मिनरल्स हैं उनका खनन करने का प्लान बना रही हैं। इन कंपनियों में एक मून एक्सप्रेस सिलिकॉन वैली भी है। देखिए चांद पर सबसे ज़्यादा ज़मीन बेचने वाली कंपनी वर्जिन एक्सपीरियंस डेज है। पता नहीं चांद पे जो ज़मीन खरीदी है जिसने, वो क्लेम करने कैसे जाएगा, वो जा भी पाएगा जिंदा कि नहीं। और इस कंपनी ने क्लेम किया कि 60 लाख लोग चांद पर ज़मीन खरीद चुके हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ये 8वां पार्ट था। बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और ये देखिए यूपी पीसीएस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, बाकी स्टेट पीसीएस और जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आगे के अपडेट्स आपको जैसे डायरेक्टली मिल जाएँ।